क्या हाल है? ठीक है ना। बिहार स्टेट पेपर 2 मैथमेटिक्स, आज हम PYQ 2025 का सवाल सेकंड शिफ्ट 2 नवंबर का सवाल जो है लेकर आए हुए हैं पुनः एक बार, और देखते हैं सवाल क्या है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे अगर हम पहला सवाल देखें 2025 PYQ का, तो यहाँ पे इससे 2-3 सवाल मिलता जुलता सवाल हमने आपको लेकर आया है। देखिए, ये देने के बाद कह रहा है कि अभिसारी त्रिज्या बताइए। अभिसारी त्रिज्या तो आप समझ ही रहेंगे, कॉन्ग्रेन रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी का मतलब मामला चल रहा है। यहाँ पर भी अगर इस सवाल को देखिएगा तो अभिसारी त्रिज्या ही पूछा गया है 2025 के सवाल में। फिर इस सवाल भी आपका 2025 का ही है, अभिसारी त्रिज्या ही पूछा गया। यानी अभिसारी त्रिज्या अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो समझ लिए कि 2-4 सवाल इससे रिलेटेड आपको सवाल पूछे जाएंगे। ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ऑप्शन 2025 का क्वेश्चन आप कहीं से भी डाउनलोड कर लेना और मिला लेना कि उसी से सवाल लिया गया है। ठीक है ना, उसी से सवाल लिया गया है। तो चलिए ये तीनों सवालों को हम पहले समझते हैं कि हम इसका अभिसारी त्रिज्या कैसे निकालते हैं, अभिसारी त्रिज्या कैसे निकालते हैं। पहले ध्यान दिए, देखो ये सवाल आपका दिया गया है, कब का है तो बाबू मेरे 2025 का सेकंड शिफ्ट का सवाल है। इस बात को ध्यान में रखना। देखो, अगर हम तुमसे ये पूछें कि A1 का मान क्या है, तुम कहोगे कि सर Z/2 है, कोई दिक्कत नहीं। A2 का मान पूछे आपसे तो आप कहोगे 1 × 3 बाई में 2 × 5 Z का स्क्वायर है। अगर हम तुमसे पूछे कि A3 का वैल्यू क्या होगा, तुम कहोगे 1 × 3 × 5 बाई में 2 × 5 × 8 और Z का क्यू है। इसी तरह से अगर हम तुमसे nवां टर्म पूछे तो nवां टर्म पहले निकालते हैं। nवां टर्म देखो, अगर इसको 1/2 × Z कहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 है तो 1/2, 2 है तो 1/2, बाई में 2 × 5 3 है। तो अगर nवां टर्म है तो हम क्या कह सकते हैं, 1 × 3 × 5 डॉट डॉट बढ़ रहा है। और बाई में बात करें तो कितना है, अगर 2 × 5 × 8 एंड सो ऑन, कहाँ तक ये बढ़ के जाएगा तो इस पर भी विचार करना होगा। देखो 1 3 5, यानी अगर लिखना होगा तो 2n-1 करके देखिए। n के जगह पे अगर 1 डालें तो 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 डालें, 2 2 जा 4 में से 1 जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 डालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 - 1 यानी 5 हो जाएगा। और बाई में अगर देखें तो बाई में देखते हैं 2 5 8, यानी क्या लिख सकते हैं, 1 है तो हम लिख दिए 3n-1। कैसे बाबू, n के जगह पे 1 डालेंगे, 3 में से 1 जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 डालते हैं तो 3 2 जा 6 - 1 5 आ जाएगा। 3 डालते हैं, 3 3 जा 9 में से 1 जाएगा 8, यानी ये आपका, और इनटू में क्या है, z के पावर 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, यानी z के पावर n, nवां टर्म है तो z के पावर n। इतना आपको प्रत्येक सवाल में जब भी आपसे अभिसारी त्रिज्या पूछे तो आपको nवां टर्म निकालने आना चाहिए। चाहे इस सवाल की बात करें या इस सवाल की बात करें या इस सवाल की बात करें, आपको क्या आना चाहिए, nवां टर्म निकालने आना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब जब आप nवां टर्म निकाल लिए तो आप यहाँ से क्या कीजिए, an+1वां टर्म निकालिए, an+1। अब an+1 क्या है, आप 11th 10th में पढ़े होंगे, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ n+1 कर देना। यानी 1 × 3 × 5 डॉट डॉट, यानी 2n-1, ये n टर्म हो गया। n+1वां टर्म चाहिए 2 × n+1 और -1। और बाई में अगर लिखना होगा तो 2 × 5 × 8 डॉट डॉट 3n-1, और इनटू में 3 × n+1 और -1, और इनटू में आपका z के पावर n है तो n+1। क्या लिख सकते हैं, an+1वां टर्म इक्वल टू 1 × 3 × 5 डॉट डॉट 2n-1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n +2 में 1 से गुना, 2 - 1 यानी +1। बाई में क्या लिख सकते हैं बाबू, तो 2 × 5 × 8 डॉट डॉट 3n-1, और 3 से गुना हो जाएगा 3n प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2, और इनटू में z के पावर n+1। इतना तक में तो किसी को दिक्कत नहीं रहा होगा। अब हमें अभिसारी त्रिज्या की बात की जा रही है, अभिसारी त्रिज्या की। तो चलिए हमको इसको कैसे लिखना होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दिए, आप लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्यों सर, ये n टर्म तक बढ़ रहा है, और इसके लिए आप ध्यान रखिएगा an+1 बाई में an का आप पहले मान निकाल लीजिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और an+1 बाई an का वैल्यू निकालिए। अगर हम देखें an+1 का वैल्यू तो हम कह सकते हैं कि सर 1 × 3 × 5 डॉट डॉट
2n-1, ध्यान देना 2n-1 और इनटू में 2n+1, ठीक है। और बाई में क्या दिया गया है, तो 2 × 5 × 8 एंड डॉट डॉट क्या है बाबू 3n-1 और इनटू में 3n प्लस में 2 और इनटू में z के पावर n+1। ये किसका वैल्यू हो गया, an+1 का वैल्यू हो गया। किसका वैल्यू है बाबू, an+1 का। और यहाँ पे जो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या लिखेंगे, डिवाइड में an का वैल्यू क्या था 1 × 3 × 5 डॉट डॉट 2n-1 और बाई में क्या है, तो 2 × 5 × 8 डॉट डॉट 3n-1 और इनटू में क्या था बाबू, तो z के पावर n। देखो जब भी आपसे अभिसारी त्रिज्या की बात करेगा तो आप ध्यान रखना पहले उसका nवां टर्म निकालना, n+1वां टर्म निकालना और दोनों का डिवाइड करके हम मान को पहले तय करते हैं। अब ध्यान दिए यहाँ से जो कटने वाला है उसको हम पहले कैंसिल कर दें, ठीक है ना। देखो 1 × 3 × 2n-1, 1 × 3 × 5 2n-1 कैंसिल, 2 × 5 × n 3n-1, 2 × 5 × 8 3-1 कैंसिल हो जाएगा, zn कैंसिल हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि आपके पास क्या बचा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव और 2n+1 बाई में 3n+2 और इनटू में देखोगे तो z के पावर 1 है, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, तो बाबू मेरे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, अगर n कॉमन ले लें तो 2+1/n और बाई में अगर n कॉमन ले लें तो 3 और +2/n और इनटू में z, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। n के जगह पे 0 रख दे तो ये कितना हो जाए, n और 8 को हम कैंसिल कर दिए, n के जगह पे 1/∞, आप जानते हो ना 1/∞ का मान 0 होता है, या कोई भी नंबर के बाई में इन्फिनिटिव हो तो मान उसका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे 2, ये 0 हो जाएगा और बाई में 3 ये 0 हो जाएगा और इनटू में क्या है z। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कह रहा है ना, क्या कह रहा है, ठीक ना, कन्वर्जेंट के बारे में पूछ रहा है, अभिसारी त्रिज्या। तो अभिसारी त्रिज्या के बारे में अगर हम बात करें तो आप जानते हैं इसको, मतलब मान लीजिए हम L मान लेते हैं, तो आपका L क्या होता है, तो बाबू 1 से अगर छोटा होता है तो हम कहते हैं क्या है, यह कन्वर्जेंट है। और इसी का त्रिज्या की बात की जा रहा है। तो L का मान अगर देखें हम तो क्या है 2/3 z <1, हमें z का वैल्यू चाहिए, तो z का वैल्यू क्या होगा बाबू, तो <3/2, 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो गया और 2 डिवाइड में, यानी z का जो वैल्यू होगा कन्वर्जेंट है कब, जब आपका z का वैल्यू 3/2, यानी z का वैल्यू 3/2 से कम होना चाहिए, यानी ऑप्शन आप मिलाइएगा तो 3/2 आपका जो ऑप्शन है इस सवाल का आंसर होगा 3/2। एकदम बहुत बेहतर ढंग से बातों को हम रख रहे हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, पहला सवाल पे हमने आपको बताया, देखिए 2025 का अगर आप सवाल लेकर बैठिएगा ना तो एक ही तरह के 3 सवाल दिया गया है। पहला सवाल आपके समक्ष ये रहा, दूसरा सवाल देखिए अभिसारी त्रिज्या से सवाल पूछा गया है। उसके बाद सवाल नंबर, अगर हम अगले की बात करें तो ये भी देखिए घातांक श्रेणी यानी पावर सीरीज से सवाल है, लेकिन पूछा गया है आपसे अभिसारी त्रिज्या है। यानी आप समझ लीजिए कि 2026 का भी एग्जाम होगा तो वहाँ पर भी आपको अभिसारी त्रिज्या देखने को मिलेगा और अभिसारी त्रिज्या से सवाल आपसे पूछे ही जाएंगे। हमने अभी पहला सवाल आपको बता दिया कि किस तरह से निकाला जाता है। दूसरे सवाल पर आते हैं तो ये देखिए, ये टाइप 2 का हम कह सकते हैं अभिसारी त्रिज्या। अभिसारी त्रिज्या मतलब पावर में, अगर देखो इस सवाल में और इस सवाल में डिफरेंस अगर समझ में आ जाएगा तो समझ लो कि हल करने आ जाएगा। देखो क्या डिफरेंस है इसमें, अगर nवां टर्म तुम ध्यान आकर्षित करोगे तो यहाँ पावर में n नहीं दिया गया, पावर में n है तो पावर में n नहीं है। लेकिन जब तुम इस सवाल में देखोगे तो पावर में n है, यानी यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो अलग लगेगा और इसका जो फॉर्मूला है वो अलग है। ध्यान में रखना, पावर में अगर n दिया गया है, n के पावर 2 है, 3 है, 4 है, वो अलग की बात है। लेकिन यदि nवां टर्म के पावर में n दिया गया है तो समझ लेना कि वहां पर जो सवाल का हल करने का तरीका होगा वो भिन्न होगा। यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि nवां टर्म क्या है, आप कहोगे कि सर 1 + a/n प्लस में b/n का स्क्वायर के पावर में n²। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब हमें निकालना क्या है कि अभिसारी त्रिज्या यानी 1/r = ध्यान में रखना क्या कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव और क्या हो जाएगा
तो आपका ए एन के पावर में 1/n, ये अभिसारी त्रिज्या, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब पावर में nवां टर्म के पावर में n आ जाए। और ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपका यहाँ पे लिख सकते हैं 1/r, ठीक है। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपका क्या हो कि nवां टर्म के पावर में n ना हो, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे बाबू। और जब आपका पावर में 1/n आ जाए, पावर में n आ जाए, तब हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, नहीं तो इसको लगेगा an + 1/n करने तो हल ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो दोनों टाइप का सवाल आपके समक्ष रखा है। लिखना होगा तो लिखेंगे क्या कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, और an के जगह पे 1 + a/ में n प्लस में b/ में n का स्क्वायर के पावर में क्या हो जाएगा, तो बाबू n² और पावर में इसके पावर में क्या है 1/n। देखो इसी फॉर्मूले का हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पे an चाहिए था, यहाँ पे क्या चाहिए था बाबू, an चाहिए था। ये आपका an का ये फॉर्मूला हो गया और पावर में 1/n। देखो एगो n से एगो n कैंसिल, यानी लिखना होगा तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 1 + a/n और प्लस में b/n² के पावर में क्या बनेगा, तो n बनेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव इसमें डाल दें तो ये आपका हल हो पाएगा, नहीं हल हो पाएगा, क्योंकि पावर में n है। तो इसके लिए आपने BSc में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव हो जाए और 1 प्लस में fn के पावर में जो है gn है, मान लेते हैं gn है, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, fn 0 हो जाए और gn इन्फिनिटिव हो जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है e के पावर log n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, और क्या होता है, तो fn और इनटू में gn होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, इस बात को ध्यान में रखना। नहीं दिख रहा है क्या फॉर्मूला, चलो फिर से एक बार यहीं पे साइड में लिख देते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो e के पावर बाबू log, e के पावर log n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ठीक ना, e के पावर इसको क्या लिख सकते हैं, e के पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, और क्या होता है, तो fn इनटू में gn होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव और 1 + fn के पावर में gn है, तो हम क्या लिखेंगे इसके जगह पे बाबू कि e के पावर में, इतना अब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे e के पावर में क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, और क्या है, तो fn इनटू gn। तो fn का मान अगर देखा जाए तो a/ में n और प्लस में b/n², और इनटू में gn का मान क्या है, n, 1 हट जाता है। इस बात को ध्यान में रखें, fn का मान यही है। अब यहाँ से अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, तो e के पावर में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, n टेंड्स टू इन्फिनिटिव। अब यहाँ से अगर हम n कॉमन ले लें, 1/n कॉमन ले लें, तो a + b/ हमारा n और इनटू में क्या है n, ये n कैंसिल, यानी लिखना होगा तो e के पावर में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, तो a + b/ में इन्फिनिटिव। अभी आपको बताएं कि अगर किसी भी नंबर के बाई में इन्फिनिटिव हो तो उसका मान हो जाता है क्या, 0, यानी e के पावर क्या हो गया, e के पावर a। ये किसका वैल्यू है बाबू, 1/r। हमसे पूछा जा रहा अभिसारी त्रिज्या, तो ये जो आपका मान है 1/r जो है, 1/r का वैल्यू वो किससे, 1 से कम होना चाहिए, यही ना होता है, 1 से कम होना चाहिए। यानी इसका वैल्यू देखा जाए तो e के पावर a < 1, यानी अगर हम कहें तो क्या कह सकते हैं, 1 लेकर उधर चले जाएं तो हम कह सकते हैं 1/e के पावर a आपका आंसर होगा। ये 2025 में पूछा गया सवाल है, जिसका ऑप्शन हमने इसमें नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन लेकर मिलाइएगा तो 1/e के पावर a आपका जो होगा वो सही है, 1/e के पावर a। तो यहाँ पे दोनों टाइप का सवाल 2025 में पूछा है। एक पूछा है कि nवां टर्म के पावर में n नहीं आया, और दूसरा सवाल पूछा है कि nवां टर्म के पावर में n होगा। तो इस तरह से आपका हल होगा, इसका ऑप्शन होगा 1/e के पावर में a, 1/e के पावर में a। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि 1/e के पावर में a। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी आपका इसी से ले लेते हैं। देखो ये सवाल और आपका पहला सवाल एकदम हुबहू है। क्यों सर हुबहू है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको अगर नज़र आ रहा है तो यहाँ पर भी a1 a2 a3 ये वाला ही टर्म चलेगा। तो चलो हम देखते हैं कैसे हल करते हैं। सुनो,
अगर हम तुमसे पूछे कि पहला टर्म क्या है, आप कहोगे कि सर ए जेड है। अगर हम तुमसे पूछे कि दूसरा टर्म क्या है, तो ए क्यू और जेड क्यू है। अगर हम तुमसे तीसरा टर्म पूछे तो ए के पावर 5 जेड के पावर 5 एंड डॉट डॉट एनवा टर्म पूछे। अब एनवा टर्म निकालते हैं कैसे, देखो 1 है तो पावर में 1 है, 2 है तो पावर में 3 है, तो ए के पावर में क्या लिखें, 2n-1 पे सेटिस्फाई कर पाएगा क्या, n की जगह पे 1 रखेंगे तो आ जाएगा, 2 रखेंगे आ जाएगा, 3 रखेंगे 6-1, ठीक है। और z भी यही हो जाएगा 2n-1, यानी nवा टर्म अगर हमें लिखना होगा तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं a z के पावर 2n-1, ठीक है बाबू। अब ये कौन सा टाइप से हल हो रहा है, ये ध्यान रखना, ये पहला टाइप से हल कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर में आपको n नहीं दिख रहा है, पावर में n दिख रहा है, क्या इनवर्ट टर्म में आपको पावर में हम लिखे हुए क्या कि n के पावर n, नहीं वैसा बात नहीं है। तो यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। मतलब एक बात और समझ लो, अगर क्लियर समझना है तो देखो, अभिसारी त्रिज्या में इसमें जेड का कहीं आपको समावेश है नहीं है, तो आप ध्यान में रखना कि यहाँ से भी आप कह सकते हो कि ए एन के पावर 1/n, लेकिन ये सवाल में जेड है और इस सवाल में भी आपका क्या है, जेड नजर आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कह सकते हैं 2n-1। अब ध्यान दो, an+1 निकालते, an+1 क्या लिख सकते हैं, ए जेड के पावर में 2 और n के जगह पे n+1 -1, यानी an+1 इक्वल टू ए जेड के पावर में क्या हो जाए 2n+2, यानी 2n और प्लस में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसका रेडियस निकालना है तो 1/r इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताए थे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव और a के n+1 बाई में an लिखना होगा। तो क्या कहेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव an+1 कितना आया है, तो a जेड के पावर में 2n+1 और बाई में a इनवर्ट टर्म क्या आया है, तो a जेड, ध्यान देना, ए जेड के पावर में 2n-1, ध्यान देना। अब यहाँ से अगर लिखना होगा तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव क्या लिख सकते हैं बताइए, ए जेड के पावर में 2n+1, ये ऊपर जाएगा तो -2n और -1 है तो +1 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल, क्योंकि बेस समान होता है तो पावर जोड़ता है या घटता है। क्या लिख सकते हैं बाबू, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव और ए जेड के पावर में क्या हो जाएगा 1/2। ये बात आप समझ गए। अभिसारी पूछा है, यानी जो भी यह मान है 1/r कहें चाहे l कहें, तो l जो होना चाहिए वो 1 से कम होना चाहिए, ठीक ना। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटिव लिखने का कोई मतलब था नहीं, ए जेड का हम क्या कह सकते हैं, स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ए जेड का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a²z² लेस देन 1। अब यहाँ से अगर हम इसको हल करें बाबू तो z² लेस देन 1/a² हो जाएगा, ठीक है। अब z का स्क्वायर लेकर उधर चले जाएं तो z 1/a² को रूट में लिख सकते हैं, यानी z लेस देन क्या हो जाएगा 1/a। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा 1/a होगा, इस बात को आप समझ लीजिए। 1/a इसका भी सारी त्रिज्या पूछ रहा था, तो ऑप्शन क्या होगा 1/a। अगर आपके पास किताब है या कॉपी है तो आप उसमें देख भी सकते हैं 1/a। एक बार हम देख भी लेते हैं कि 1/a आपका दिया गया है या नहीं। 1/a चलिए ठीक है, 1/a इसका दिया गया है, ठीक है ना, 1/a। चलिए अब अगला सवाल देखिए, 3 गो सवाल केवल और केवल आपसे अभिसारी त्रिज्या से पूछा है 2025 में। 2026 में भी आप ध्यान में रखिएगा, पूछेगा ही। 2 टाइप से इसके सवाल आते हैं, दोनों टाइप आपको बता दिए हैं। अगर पावर में इस तरह का कंडीशन दिया गया है, इस तरह का कंडीशन है, पावर में n² हो n³ हो, तो ये याद रखिए इस टाइप से सवाल को हल करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस तरह से दिया गया है जेड के फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला होता है an+1 बाई में an। दोनों में अंतर समझिएगा, इसमें आपको जेड नहीं दिखेगा और उसमें आपको जेड दिखेगा। चलिए अगला सवाल की तरफ लेकर चलते हैं। अगला सवाल आपके समक्ष ये रहा, अवकल समीकरण इतना जहां p dy/dx का मान पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल था। अगर हम इसका अवकल समीकरण के बारे में बताएं तो y = px प्लस में pq। यहाँ से हमें केवल p का ही वैल्यू निकालना रहता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। p का वैल्यू निकाल कर फिर इस इक्वेशन में रख दीजिएगा तो मामला आंसर हो जाता है। अब देखो, इसका x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या लिख सकते हैं, dy/dx = d
पी एक्स बाई में डी एक्स और प्लस में डी पी क्यू और बाई में डी एक्स। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जानते हैं कब, जब आप थोड़ा सा दिमाग पे सवाल अगर नहीं चढ़ता है तो दिक्कत होता है। इस सवाल में थोड़ा सा दिक्कत यह है कि आपको x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और p भी वेरिएबल है। p यहाँ पे कांस्टेंट के लिए नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू p दिया गया है, तो x भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल और p भी वेरिएबल। तो यहाँ पे लिखना होगा dy बाई डी एक्स के जगह पे हम p लिख सकते हैं। dp बाई डी एक्स यानी u इंटू v का फॉर्मूला, तो x बाहर dp बाई डी एक्स हो जाएगा और प्लस में p बाहर तो dx बाई डी एक्स हो जाएगा और प्लस में इसका अगर हम लिखें तो 3p स्क्वायर और इनटू में क्या हो जाएगा बाबू, तो dp बाई डी एक्स। ये डिफ्रेंसिएशन है, आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। p और x बहुत सारे लोग करते क्या है कि बहुत सारे, क्या हम भी शुरू में यही किए थे, p को बाहर निकाल कर dx बाई डी एक्स 1 कर देते थे, जबकि क्या है p भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। अब यहाँ पे ध्यान दो, p इक्वल टू एक्स dp बाई डी एक्स प्लस में p इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 प्लस 3p स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स। बाबू मेरे p और ये p कैंसिल, लेकर इसको इधर आ गए तो माइनस एक्स, या इसको ऐसे कर दिया जाए, dp बाई डी एक्स हम कॉमन भी ले सकते हैं तो रहने दिए, लेके इधर आ गए माइनस एक्स और dp बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 3p स्क्वायर और क्या हो जाएगा dp बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से इसको x को एक तरफ या इसको ऐसे भी एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, p और p कैंसिल, यानी 0 इक्वल टू x dp बाई डी एक्स और प्लस में 3p स्क्वायर और dp बाई डी एक्स, ठीक है। यानी 0 इक्वल टू, अगर हम dp बाई डी एक्स कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, x प्लस में 3p स्क्वायर हो जाएगा। dp इधर लेकर आ जाए तो ये dx के साथ गुना हो जाएगा, 0 में 0, dp इधर आकर डिवाइड 0, यानी हम लिख सकते हैं क्या कि सर x प्लस में 3p स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी 3p स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स। तो p स्क्वायर हम क्या कह सकते हैं, तो माइनस एक्स बाई में 3, ये हमारा p स्क्वायर का वैल्यू आ गया। p स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब देखो जो p का मान आया है वही मान इसमें आप पुट कर दो, यानी y इक्वल टू पी एक्स और प्लस में क्या है बाबू, पी क्यू है, ठीक है। अब इस सवाल को सॉल्व करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर p कॉमन ले लें तो x और प्लस में p स्क्वायर, यानी y बराबर p और x और प्लस में p स्क्वायर का मान क्या है, तो माइनस एक्स बाई में 3 है, यानी y इक्वल टू p और x, डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे 3, यानी 3x और प्लस माइनस माइनस एक्स, यानी y इक्वल टू p इंटू 3x में से x जाएगा 2x बाई में 3। अब y दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, क्योंकि p स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बाबू, y स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर का वैल्यू माइनस एक्स बाई 3 इंटू में 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर और बाई में 3 का स्क्वायर 9, यानी y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x क्यू और बाई में 9 3 का 27, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें 27y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर, लेके इधर आ जाएं तो 4x स्क्वायर प्लस में 27y स्क्वायर इक्वल टू 0, यही आपका आंसर होगा। और ये आपको हल करने का 3 नियम होता है, एक होता है सेपरेट मेथड जिसमें x को एक तरफ y को एक तरफ करके हल करते हैं, एक होता है x के लिए तो x अलग रहता है तो अब हम x के रिस्पेक्ट में x की तरह हल करते हैं, और एक होता है y, तो y के लिए रहता है तो y को कैसे पहचानते हैं कि y पर हल करना है, तो y सेपरेट रहता है, y अलग रहता है, और वहाँ से हम लोग इस सवाल को हल किए। तो आप ऑप्शन मिला लेना, 2025 का सेकंड शिफ्ट का सवाल है, यही आपका ऑप्शन सही है, यही आपका ऑप्शन सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ 4x क्यू होगा, 4x, सॉरी माफ कीजिए, 4x क्यू होगा, ठीक है ना, 4x क्यू होगा, ठीक है ना, 4x क्यू प्लस 27y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेकर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, देखो ये आप न्यूटन का नियम आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा इसमें हम समय लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी और सवाल है, ठीक है ना। तो चलिए पहले ये आज को समझा देते हैं। देखो कह रहा है कि यदि समीकरण इतना के मूल्य जो है अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा होना चाहिए था, अल्फा, ठीक ना, बीटा डेल्टा, ठीक है ना, इसके मूल्य है तो इतना के पावर 5 का मान बताइए। देखो
एक बात ध्यान रखना, S1 अगर न्यूटन आपने पढ़ा होगा, न्यूटन रेफ्सन विधि, तो वहाँ पे S1 का मान क्या होता है, तो सर अल्फा के पावर 1 प्लस बीटा के पावर 1। अगर हम S2 बोले तो आप कहोगे कि सर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, यही होता है, सबको पता है। S1 S2 S3 कहें तो अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब और प्लस में मान लीजिए जो भी रहे डेल्टा का क्यूब, इस तरह से होता है। अब यहाँ पे S1 S2 S3 का मान आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। S1 के बारे में अगर हम कहें तो याद रखना कि माइनस बी बाई में ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई में ए, ठीक है। S2 का अगर मान कहें, S2 का मान, तो ये याद रखिएगा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 2AC और बाई में ए का स्क्वायर होता है। S3 का अगर हम बात करें तो माइनस बी क्यूब और प्लस में 3A BC और माइनस में 3A स्क्वायर डी और बाई में ए क्यू होता है। ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना होगा। जब आपका इस तरह से इक्वेशन दे दे और कहे कि इसको हल करें, तो यहाँ पे समझ रहे बात क्या पूछ रहा है। यहाँ पे अगर अल्फा के पावर 5 है तो इसका कहने का मतलब है कि अल्फा के पावर 5, बीटा के पावर 5, डेल्टा के पावर 5 और प्लस गामा के पावर 5, इतना का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको आपको समझना होगा। S1 S2 S3 अगर हम बात करते हैं, S1 क्या है तो आप कह सकते हैं, पहले बात समझिएगा, S1 कहा जाए ना बाबू, तो अल्फा के पावर 1 प्लस बीटा के पावर 1 प्लस गामा के पावर 1 प्लस डेल्टा के पावर 1। S2 कहें तो इसका मतलब होता है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर प्लस डेल्टा का स्क्वायर। अगर S3 कहते हैं तो अल्फा का क्यूब प्लस में बीटा का क्यूब प्लस में गामा का क्यूब प्लस में डेल्टा का क्यूब। ये ध्यान में रखिएगा, S1 का मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा के पावर 1, S2 का मतलब अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर गामा का स्क्वायर डेल्टा का स्क्वायर, S3 का मतलब अल्फा का क्यूब बीटा का क्यूब डेल्टा का क्यूब लैम्डा का क्यूब। ये आपको ध्यान में रखना होगा और इसका जो फॉर्मूला होता है हमने आपको बता दिया। अब सुनो, सवाल क्या दिया गया है, सवाल पर अगर फोकस करेंगे तो अगर हम कहें कि सर x के पावर में 4 है, माइनस 7x स्क्वायर है, प्लस में 4x है और माइनस में 3 = 0 है। a का मान क्या है तो आप कहोगे, पहले इस सवाल को सही से लिख लिया जाए, x के पावर 4 और प्लस में 0 × x के पावर क्यूब माइनस 7 × x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 3 = 0। अगर हम यहाँ पे a का वैल्यू पूछे तो आप कहोगे कि सर 1 है, b का वैल्यू क्या है 0 है, c का वैल्यू क्या है -7 है, d का वैल्यू क्या है 4 है और e का वैल्यू क्या है तो -3 है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। S1 का मान अगर हमें निकालने के लिए कहा गया तो S1 होता है माइनस b/a, माइनस b का मान 0, a का मान क्या है 1, यानी 0 कुछ होता है तो 0 ही होता है। S2 का भी मान निकालना है b स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 2 × a का मान 1 और c का वैल्यू क्या है -7 और बाई में a स्क्वायर, a का वैल्यू है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 7 दूनी का 14। S3 का अगर वैल्यू हमें निकालना है तो कह रहा है कि -b³ यानी 0 का क्यूब प्लस 3abc, 3ab का मान 0 है, c का वैल्यू कुछ होगा 0 ही हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर, a का मान क्या है 1 का स्क्वायर और d का वैल्यू देखोगे तो 4 और बाई में a क्यू कह रहा है यानी 1 का क्यू। इसको हल करोगे ये 0 ये भी 0 और 1 का स्क्वायर 1 4 तिहाई -12, ठीक है, -12। S3 का मान निकाल ली। अब यहाँ पे जो सवाल दिया गया हमसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा और हमें निकालना है कि अल्फा के पावर 5। ध्यान देना। अब क्या करेंगे इसमें, इस सवाल में करें तो करें क्या, ठीक ना, पहले ध्यान दीजिए हम। अच्छा एक बात समझिए, इसके अगर रूट कह रहा है कि इतना इसका रूट है, मतलब हम x के जगह पे अल्फा भी लिख सकते हैं, बीटा भी लिख सकते हैं, डेल्टा भी लिख सकते हैं और गामा भी लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, सुनो पहले बात समझो। x के पावर 4 है ना, तो हम लिख सकते हैं अल्फा के पावर 4। आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं, या इसको ऐसे समझिए, x के पावर 4 = माइनस से उधर जाके प्लस में 7x के पावर में क्या हो जाएगा 2, 7x के पावर 2 माइनस 4x और प्लस में 3। आप कहोगे हाँ सर ठीक है। अब x के पावर 4 तो ये किसका मान होता है बाबू, S4 का मान होता है। इस बात को ध्यान में रखिए, ये किसको, x के पावर 4 को S4 कहते हैं, S3 को क्या कहते हैं पता है ना सर, x³ कह सकते हैं, S2 को क्या कह सकते हैं, x² कह सकते हैं, S1 को क्या कह सकते हैं, x कह सकते हैं,
ठीक है ना। तो S4 हो गया इक्वल टू, अब इसको डीप में जाएंगे ना कि x के पावर 4 को S4 कैसे लिखते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा अधिक समय लगेगा। बट हम बस इतना ध्यान में रखिए कि x को S1 कहते हैं, x स्क्वायर को S2 कहते हैं, x क्यूब को S3 कहते हैं, x के पावर 4 को S4 कहते हैं। ठीक है। 7 x स्क्वायर को हम क्या कहें, S2, तो S2 लिख ही देते हैं। -4 x को क्या कहते हैं, S1 लिख दिए, और प्लस में 3। यानी अब लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे पता है, S4 इक्वल टू 7, S2 का मान क्या निकाले हुए 14, तो 14 लिख दिए, -4 S1 का वैल्यू देखा जाए तो क्या है 0, और प्लस में क्या है बाबू 3, क्या है प्लस में 3। S4 इक्वल टू 14 सते 98, 99, 100, 101, तो 1 लिख दें 101, कहीं दिक्कत है तो बोलिए। S4 का मान क्या गया 101, मिला लीजिए 14 सत्ते 98, 3, 98, 99, 100, 101। चलिए हमें चाहिए था क्या, S अल्फा के पावर 5 का मान, यानी S5 आपको निकालना है, S5 आपको निकालना है। अब देखो यहाँ पे अगर इक्वेशन देखें तो क्या दिया गया है, x के पावर 4 इक्वल टू 7x स्क्वायर -4x और प्लस में 3। अब हमको S5 चाहिए, S5 का मतलब क्या चाहिए, x के पावर 5 करना होगा, x से सब में गुना कर दिए, x के पावर 5 x से गुना करेंगे 7x क्यूब -4x क्या हो जाएगा बताओ, 4x स्क्वायर हो जाएगा ना, और प्लस में 3x। अभी आपको बताएं x के पावर 5 है तो इसको क्या कहेंगे, S5 7 S3 4 S2 प्लस 3 S1। अब S5 का मान ही तो हमें निकालना था 7, S3 का मान पहले से निकाले हुए कितना है -12 -4, S2 का मान कितना था 14, और प्लस में 3, S1 का मान क्या है 0, यानी 12 सते 84 और -14 चौके 56, और उधर तो 0 हो ही गया। जोड़ लेते हैं 6 4 10 की जो हाथ में लगाए, 8 5 13 1 14, यानी -140 आप मिला लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा, ये आपका न्यूटन रैप्सन विधि कहलाता है। बहुत ही, अगर आपको इसको डिटेल में समझना होगा तो समय लगेगा, बस एक बार पुनः हम आपको रिपीट कर देते हैं। देखो जब भी आपके पास सर x के पावर 100 भी रहता है तो यही 3 गो फार्मूला का जरूरत पड़ता है। हाँ बाबू, यही 3 गो फार्मूला याद रखना, S1 S2 और S3। S1 का फार्मूला जो भी है, बाई में a वाला तो याद रहेगा, कैसे a स्क्वायर S3 है तो a क्यूब, नीचे वाला तो याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो याद है। ऊपर वाले में आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू -b/a होता है, तो ये तो 10th 11th क्लास से याद रहता है। इसमें आपको S2 को याद करना पड़ेगा b स्क्वायर -2ac, और S3 को -b³ प्लस 3abc -3a स्क्वायर b। आपका जो S1 है वो समझ लिए x है, S2 जो है वो x2 है, x स्क्वायर है, और S3 आपका x³ को हम कह सकते हैं, यानी जहाँ जहाँ x³ होगा वहाँ S3 लिख सकते हैं, जहाँ x स्क्वायर होगा वहाँ S2 लिख सकते हैं, और जहाँ x होगा वहाँ पर हम S1 लिख सकते हैं। ये आपका सवाल था, हमने इसको पहले पूर्णतः हमने इस रूप में सजाया कि a b c d e का मान हमें पता चल सके। फिर हमने क्या किया, S4, हालांकि S4 मान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं था, S4 हम बेकार में निकाल लिए, आपको इच्छा हो तो निकालिएगा, नहीं तो छोड़ दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। हमको यहाँ से हमें x के पावर 5 का मान निकालना था, x5 ही आपका S5 कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, -140 आपका आंसर होगा। अगला सवाल आपके बोर्ड स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है, इन अ चलो देखो यहाँ पे हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, डिमांड पॉइंट आपको समझ में आता है, और सप्लाई, ठीक है, सप्लाई पॉइंट और डिमांड पॉइंट, द नंबर ऑफ कांस्टेंट रिक्वायर्ड इट्स फॉर्मुलेशन। देखो इसमें कुछ है नहीं, बस इसीलिए सवाल देता है कि आप थोड़ा सा मतलब अगर हम कहें कि मांग हमारा जितना होगा तो डिमांड और उनका जोड़ होता है, यानी 5 आपका डिमांड पॉइंट कितना है 5, और उधर क्या दिया गया है 4, यानी इसका सम कर दिएगा तो 9 इसका आंसर होगा। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विथ 4 सप्लाई पॉइंट एंड 5 डिमांड पॉइंट, तो कभी भी इन दोनों का सम ही जो होता है, इन दोनों का सम ही जो होता है वही आपका क्या होता है रिक्वायर्ड, मतलब कितना आपका रिक्वायर्ड है, तो इन दोनों का सम ही डायरेक्ट, इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 5 + 4 यानी 9 आपका आंसर सही होगा। चलिए, रूट जहाँ c एक वृत्त को है तो इसका वैल्यू बताना है क्या है, इसका वैल्यू बताना है कि क्या है। चलो देखते हैं क्या है। कह रहा है कि देखो सबसे पहले c एक वृत्त है, c एक क्या वृत्त है, और mod z = 1 दिया गया है। देखो अगर हम वृत्त की बात करें तो वृत्त का फॉर्मूला ही होता है x² + y² = त्रिज्या का स्क्वायर। ये कब,
जब वृत्त आपका कहाँ पे बनता है, केंद्र पर बनता है। तो अगर वहाँ पे मॉड जेड दिया गया है, मॉड जेड यानी अगर देखा जाए मॉड जेड का, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया गया है, तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। आप कहोगे कैसे, तो जेड इक्वल टू मान लो एक्स प्लस आई वाई दिया गया है और मॉड जेड ही निकलता है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकलता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेडियस है, रेडियस वो कितना दिया गया है, रेडियस जो है वो 1 दिया गया है, वृत्त के अनुसार रेडियस 1 दिया गया है। अब सबसे पहले हम इसका पोल निकालते हैं। पोल निकालने का नियम होता है कि इसके बाई वाले को आप 0 के बराबर करके आप पोल निकाल सकते हैं। यानी z इंटू जेड स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 कहना होगा, तो z बराबर 0 और जेड स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। ये तो z बराबर 0, ये तो स्पष्ट है। जेड स्क्वायर इक्वल टू -9 यानी जेड स्क्वायर हटेगा तो z इक्वल टू रूट अंडर -9। अब z इक्वल टू रूट अंडर -9 प्लस माइनस के साथ, तो आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में z बराबर 3i हो जाएगा और z बराबर -3i। अब इन तीनों में आप देखो कि वृत्त के अंदर कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट वृत्त के अंदर है या ये है। तो चलो हम देख लेते हैं वृत्त के अंदर कौन है। देखो z इक्वल टू 0 है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें रूट अंडर, तो ये 0 ही रहेगा। यानी आपका जो सेंटर था, जो रेडियस था 1 था, 1 से कम है, तो हम कहेंगे यह वृत्त के अंदर है। कहाँ है बाबू, वृत्त के अंदर है, वृत्त के अंदर है। चलिए, एक दिया गया है z बराबर 3i, z बराबर 3i को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर 0 प्लस में 3i। मॉड z निकालने का मतलब होता है कि रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, यानी लिखना होगा तो 0 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो देखा जाए तो 3 का स्क्वायर यानी 3। तो ये क्या आया, ये जो था वो 0 1 से कम है तो वृत्त के अंदर, ये क्या आ गया 1 से अधिक है, तो हम कहेंगे यह वृत्त के क्या है, बाहर है, वृत्त के बाहर है। आप जानते हैं ना, मान लीजिए कि ये आपका 1 रहा और 3 कह रहा है, 3 बाहर नहीं जाएगा, तो ये वृत्त के क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। एक और पॉइंट दिया गया है z इक्वल टू -3i, इसको लिखना होगा तो 0 -3i। अब इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, ये भी आपका 9 हो गया, यानी 3, और 3 क्या है 1 से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं यह वृत्त से क्या है, बाहर है, यह वृत्त से बाहर है। देखो, जब कभी भी आपसे इस तरह का सवाल मिलता है तो पहले आप क्या करो कि पोल निकालो। पोल का मान 0 3i और -3i हो गया, ये तो बात स्पष्ट है। अगर आप 0 को देखिएगा 1 से कम है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड यदि 1 से कम है तो वृत्त के अंदर, अगर मैग्नीट्यूड 1 से अधिक हो गया तो वृत्त से बाहर होगा। तो जब भी ध्यान रखिएगा, अगर वृत्त से बाहर हो जाएगा तो अब उसका कोई ज़रूरत नहीं है बाबू, उसका अब कोई ज़रूरत नहीं है। तब हम कैसे हल करेंगे, तो वही जो वृत्त के अंदर है वही बिंदु यहाँ पे रखा जाता है। यानी क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या लिख सकते हैं कि एक मिनट, क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक ना, सुनिएगा, यहाँ पे अगर लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं। देखो, सवाल क्या था, सवाल अगर देखा जाए तो बाबू मेरे z के पावर 4 -4, z के पावर 4 -4 बाई में z इंटू जेड स्क्वायर प्लस 9 था, ठीक है। पोल अगर देखा जाए तो z बराबर 0 पर क्या था, वृत्त के अंदर था, z की जगह पे 0 रख दिए, यानी कितना हो जाएगा 0 के पावर 4 -4 बाई में 0 और क्या हो जाएगा 0, z के जगह पे 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 9, यानी यहाँ से आ जाएगा -4/9। अब यहाँ पे जो आपका सवाल पूछ रहा था, वृत्त है तो z, रूट, तो यहाँ पे अब रेडियस के लिए आपको करना क्या रहता है, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 2πi और गुना पोल, तो पोल का मान -4/9, यानी अगर देखा जाए तो -8πi बाई में 9, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या है, आंसर है। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, -8πi बाई में 9, ये आपका सही आंसर है। चलिए, अगला सवाल आपके समक्ष ये रहा, द रैंक को रिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन 2 वेरिएबल्स इज 0.5, ठीक है, 0.5 इफ द सम ऑफ द स्क्वायर। देखो, जो आपका रैंक की बात कर रहा है ना, रैंक की, वो कितना दिया गया है बाबू, 0.5, ठीक है। एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, यानी आपका जो डिफरेंस दिया गया है वो कितना दिया गया है, 42। देन द नंबर ऑफ, मतलब आपको देखना है कि ऑप्शन में कौन सा सही है। चलो ठीक है, रैंक निकालने का फॉर्मूला 1 - 6
डी स्क्वायर और बाई में n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। रैंक की जगह पे अगर हम देखें तो क्या मान दिया गया है 0.5 इक्वल टू 1 माइनस 6 और यहाँ पे इसका मान क्या है बाबू 42 है इंटू में और बाई में n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। लेके इधर आ जाए 6 गुना 42 यानी 6 दूनी 12 के 2 हाथ में लगाए 6 6 24 1 25 252 बाई n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 0.5 यानी अब कहना होगा तो 252 बाई में n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 0.5। कैसे सर 1 में से आधा जाएगा आधा ही बचेगा, पॉइंट हटा दे तो बाई में 10 5 दूनी का 10 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 कितना हो जाएगा 405 इक्वल टू n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब 504 इक्वल टू n फार्मूला लगाओगे तो n माइनस 1 और क्या हो जाए n प्लस 1। अब यहाँ पे n का ऑप्शन देख लो, n का मान वहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है 8 8 रख के देख लो तो 8 8 में से बन जाएगा 7 और 8 1 9 यानी 9 8 72 में 7 से अगर गुना कर दें तो 7 दूनी 14 की 4 और 7 7 49 504 यानी यहाँ पे आपका 504 बराबर 504 कब हुआ जब आप n का मान 8 रखते हैं तो n बराबर 8 जो दिया गया है वो आपका ऑप्शन सही है, वो आपका ऑप्शन सही है। तो 504 ही आपका सही आंसर होगा। तो हमने आज आपको विधिवत रूप से बता दिया, आज विधिवत रूप से हमने आपको बताया कि ये आप समझ लीजिए अभिसारी त्रिज्या से 2025 में 3 सवाल हमने देखा और तीनों सवाल पर चर्चा किया कि अगर जेड के फॉर्म में सवाल दिया गया है तो आप ध्यान में रखना फॉर्मूला बनेगा an प्लस 1 बाई an। अगर जेड के फॉर्म में सवाल न दिया गया है पावर में n है तो फॉर्मूला बनेगा an के पावर 1 बाई n। और यहाँ पर भी अगर हम इस सवाल पर भी फोकस करें तो जेड के फॉर्म में दिया गया है तो an प्लस 1 बाई में an। ये 3 सवाल अभिसारी त्रिज्या से था, हमने कंप्लीट किया। उसके बाद आज हमने यह पढ़ा कि y के रिस्पेक्ट में अगर हमको अवकल समीकरण निकालना है तो किस तरह से सवाल को हम हल करते हैं। उसके बाद हमने इस सवाल पर भी चर्चा किया कि न्यूटन रैप्सन विधि, इससे एक सवाल तो पक्का है कि आएगा, एक और सवाल था आज लेकर नहीं आए, कल इससे रिलेटेड जो सवाल पूछा गया है वो हम सवाल आपके समक्ष रखेंगे। उसके बाद ये भी हमने आपको बता दिया कि डिमांड पॉइंट के बारे में ये आप क्लियर हैं। उसके बाद ये भी हमने आपको बताया कि अगर वृत्त z बराबर 1 है तो इसका पहले पोल निकालिए और पोल निकालने का नियम होता है कि बाई में जो है उसको 0 के बराबर करके z का मान निकालिए। अगर z का मान 1 से कम आता है, यहाँ पे 2 रहता तो हम 2 रेडियस लेते हैं, लेकिन 1 लिया गया है तो 1 से कम होना चाहिए। और यहाँ से आपका एक फार्मूला ये वाला आप ध्यान में रखिएगा और इसी के द्वारा आपका सवाल जो है हल हो जाएगा। और ये भी आपका रिलेटेड ये फार्मूला है, इस फार्मूले को ध्यान में रख के सवाल को हल किया जा सकता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही पे रहने देते हैं। कल फिर 2025 का सवाल लगभग हमको लगता है कि 30 सवाल लगभग हल हो गया है और देखते हैं और डेली कम से कम 10 सवाल हम लोग हल करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पढ़ाई पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। धन्यवाद।